तो ঠিক আছে। তো লাস্ট ক্লাসে আমরা আই থিঙ্ক ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এর शेष করেছিলাম आई थिंक टॉपिक राइट। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी हमने आई थिंक डिस्कस किया था राइट। हाँ, हमने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी तक डिस्कस किया था राइट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। ठीक है, मैं एक बार ही हल्के में मतलब शॉर्ट में मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, जो कि आज के लेक्चर में बहुत रिक्वायर्ड रहेगा राइट। ठीक है, क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर कि मेरा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से पहले बेसिकली मेरे पास तीन प्रकार के गैसेस थे राइट। वन वाज मोनोएटॉमिक जिनके पास सिंगल एटम स्पीशीज राइट, जैसे कि मेरे ऑल नोबल गैसेस, मेरा हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इस टाइप से। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था बेसिकली मेरा डायटॉमिक एग्जांपल्स बोलो, जैसे कि मेरा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस टाइप से राइट। एंड तीसरा इज बेसिकली ट्राइएटॉमिक, ट्राई या बोलो फिर पॉलीएटॉमिक मतलब दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक राइट, जैसे कि NH3, CH4, SO2, CO2, इस टाइप से जितने सारे एग्जांपल्स राइट। तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ यू रिमेंबर, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? कितने टाइप से एक मॉलिक्यूल एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन स्टोर इट्स एनर्जी, दैट वाज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, वो तीन प्रकार का हो सकता था इफ यू रिमेंबर, एक था ट्रांसलेशनल, एक था रोटेशनल, एक था वाइब्रेशनल। तो मोनोएटॉमिक की अगर मैं बात करूं सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, डायटॉमिक का 5 था, और पॉलीएटॉमिक जो नॉन लीनियर स्पीशी हमने डिस्कस किया था दैट वाज 6। मैंने ये भी मेंशन किया था अगर लीनियर बोल दे तो 7 हो जाएगा राइट। ओके ना सॉरी लीनियर बोले तो 5 हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, लीनियर बोले तो 5 हो जाएगा, बट वी विल ओनली कंसीडर 6। ओके, फिर इन तीन में ऑफ कोर्स तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल थे, 5 में से 3 ट्रांसलेशनल थे और 2 के 2 रोटेशनल थे राइट, और 6 में 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल। सो दिस वाज ब्रीफ केस। नाउ एक और था वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल क्या होता था? वाइब्रेशनल मैंने बोला था तुम लोगों को कि वाइब्रेशनल मोड तुम तब कंसीडर करोगे, वाइब्रेशनल मोड विल बी कंसीडर्ड ओनली व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई। टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है भैया राइट, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तभी हम वाइब्रेशनल मोड कंसीडर करेंगे राइट। ओके, और वाइब्रेशनल मोड के समय क्या करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 हो जाएगा है ना। तो अगर मैं इधर बात करूं, मोनोटॉमिक में वाइब्रेशनल नहीं होता, वाइब्रेशनल डायटॉमिक में वाइब्रेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगा और पॉलीएटॉमिक के लिए 8 हो जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, फिर हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिस्कस किया था, जहां पर हमने बोला था कि एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज kinetic energy of one molecule can be written as F upon 2 kBT, F upon 2 kBT right, जहां पर F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, kB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज योर टेम्परेचर। ठीक है भाई, अगर यहीं पर मैं बोलूं कि मेरे पास n मॉलिक्यूल्स है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, तब क्या हो जाएगा वो? NF upon 2 kBT। अरे भाई बहुत सिंपल है, एक मॉलिक्यूल का F upon 2 kBT है, अगर मेरे पास गैस सिस्टम पे n मॉलिक्यूल्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई, भाई बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, इशू नहीं है ये। फिर हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा U जो है दैट इज इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी राइट, ये जो डेल्टा U है दैट वाज सम ऑफ potential and kinetic energy, so basically potential energy plus kinetic energy। ठीक है भाई,
अब एक बात बहुत गौर से सुनो, आइडियल गैसेस में मैंने पिछले मतलब फर्स्ट क्लास में बोला था, आइडियल गैसेस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। मैंने बोला था आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा मॉलिक्यूल उस तरफ है, मतलब इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो भाई अगर दूरियां ज्यादा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, तब क्या अट्रैक्शन तो घट जाएगा ना। तो वेरी ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल। तो आइडियल गैसेस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो तुम ही बताओ पोटेंशियल एनर्जी जो है इट अराइजेस ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरैक्शन होता है उसी से पोटेंशियल एनर्जी राइज होता है। तो अगर इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा, अगर कोई भी इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा तो भैया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस विल बी जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। भाई ये तो हटा दो, ये तो टर्म हटा दो, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो डेल्टा यू मेरा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। इसका मतलब जब भी तुम काइनेटिक एनर्जी में मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी में चेंज करोगे, कैसे चेंज करेंगे, अगर मैं मॉलिक्यूल को हीट दे दिया तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा जिससे कि वो इधर उधर भागने लगेगा। तो अगर वो इधर उधर भागा तो काइनेटिक एनर्जी राइज किया, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या बोल सकते हो इट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एन आइडियल गैस। प्लीज ये अपने नोट में ये ऐड कर देना, मैंने शायद ये वाला पॉइंट मिस कर दिया था लास्ट डे, आई डोंट रिमेम्बर, प्लीज चेक दैट। ठीक, अच्छा, वेरी सिंपल, ओके। तो हमने पढ़ा है क्या, Ke इक्वल्स टू एफ अपॉन टू केबीटी, जिसके चलते मैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन टू केबीटी भी मैं लिख सकता हूं। वह वरना मैंने डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला दिखाया था, विच वॉज व्हाट, एन एफ आर अपॉन में टू डेल्टा टी, एन एफ आर अपॉन में टू डेल्टा टी, राइट। सो डेल्टा यू का ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज इसको एकदम सितारा बना लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी मेंस बोलो या नीट बोलो, इसमें बहुत सवाल ऑलरेडी पूछ चुके हैं, राइट है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक यहां तक बातें कर ली थी, मैंने एक ब्रीफ समरी दे दिया लास्ट क्लास का, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बार 2-3 बेसिक सवाल मैं पहले करवा देता हूं, एकदम ही हलवा सवाल है, प्लीज देखो। नंबर 1 इज बेसिकली बहुत सिंपल सवाल है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कितना। तो भाई ये बहुत ही मतलब चिन्नी सवाल है, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एंड नीट एज वेल। मतलब बस मॉलिक्यूल डिफरेंट कर दिया, ऑक्सीजन के जगह मीथेन पूछ लिया या फिर नाइट्रोजन पूछ लिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, इस टाइप से बोलेंगे, मैक्स टू मैक्स वेरिएशन। तो भाई पहला स्टेप क्या रहेगा यार भैया, अगर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला था, बहुत पहले भी बोला था मैंने, कि जब जब मेरा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा, माय फर्स्ट स्टेप विल बी टू कन्वर्ट इनटू केल्विन। सो यार 0 डिग्री सेल्सियस को बना दो क्या, 273 केल्विन, 273 केल्विन। ओके भाई, पूछा क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना, एन पूछा है मतलब क्या, 1 मॉलिक्यूल। तो भाई 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
वन मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एफ के बी टी अपॉन में 2, राइट, एफ के बी टी अपॉन में 2, ठीक है। अब भाई एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाले, ये क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 5 होता है ना, कई बार पढ़ा चुका हुआ, 5 होता है। तो भैया यहाँ पर 5 पुट कर दो, 5 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, ठीक, इंटू टेम्परेचर कितना है 273, गलती से भी 0 मत पुट करना भाई, ऑप्शन रहेगा 0, तुम टिक करके आगे बढ़ जाओगे, एग्जामिनर बोलेगा लो, ठीक है, बटा दो। अब तो यार अब से तुम्हारा आएगा जूल्स में आएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी पूछा ना तो आंसर जूल में आएगा, सॉल्व कर लेना यार, बहुत सिंपल चिंदी सवाल। ओके अगला सवाल देखो, ये पूछ चुका है भाई, ये अगर तुम सोचते हो कि ये आसान है तो आसान है, लेकिन ये PYQ है भाई, तो घबराना नहीं। अगर किसी को लगता है कि इस चैप्टर से कठिन सवाल आएगा तो तुम गलत हो बेटा, इजी सवाल आता है। फिर अगला सवाल देखो, अगला सवाल इज कैलकुलेट द रेशियो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स of any and O2 at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई, ये भी आसान सवाल है। देखो रेशियो पूछा है काइनेटिक एनर्जी का एट बेसिकली ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो भाई अगेन सिंपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है भाई, ऑफ ईच मॉलिक्यूल का एक ही तो फॉर्मूला हमने सीखा भाई अभी अभी, एफ के बी टी अपॉन में 2। भैया टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, इधर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो बचपन से कांस्टेंट है भाई, तो बेसिकली इधर जो काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर तो भाई एक बार देखो, एक है नियॉन एक है ऑक्सीजन, तो भाई तुम लोग बोलो नियॉन क्या है, एक मोनो एटॉमिक, नियॉन है एक मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, यह है डायटोमिक, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। देखो वाइब्रेशनल यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, वाई, टेम्परेचर चेक करो ना भाई, टेम्परेचर चेक करो ना भाई, 27 डिग्री मतलब क्या, रूम टेम्परेचर है या बहुत सामान्य, बहुत मामूली सा टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स का होता ही नहीं है। वाइब्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डायटोमिक अगर वाइब्रेशन करना होगा तो उसको नॉन रिजिड होना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर तो रिजिड नॉन रिजिड की बातें नहीं किया है तो हम नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन टेम्परेचर भी बहुत कम है, टेम्परेचर अगर लेस है तो वाइब्रेशन का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। सो 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो टेम्परेचर लो है, लो मतलब वाइब्रेशन नहीं कंसिडर करेंगे, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही इधर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, इशू नहीं है। अब चेक करो, तो भाई अगर मैं सॉल्व करो इधर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नियॉन डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑक्सीजन। नियॉन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ऑक्सीजन का 5 है। जवाब अपने नोट में भी आना चाहिए, 3/5। मैंने तो बहुत ध्यान सिंपल करके समझाया, ये तो देख के ही आना चाहिए तुम लोगों को, राइट। तो मैं बोल दूं अपने तुम्हारे भलाई के लिए, मैं ये भी बता देता हूँ कि दिस इज ऑल्सो PYQ, हा, ये भी जेईई मेंस 2024, मतलब बस वैल्यू डिफरेंट होगा भाई, लेकिन इसी टाइप के सवाल पूछ चुके हैं ऑलरेडी। ओके अच्छा, ये पढ़ाने से पहले मुझे स्मॉलर स्पेसिफिक हीट पढ़ाना पड़ेगा, तो ये 2 सवाल बेसिक सवाल आ गए ना। अब अगला टॉपिक चेक करो, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। अब चेक करो, मान लो मैंने एक चेंबर लिया, गैस का चेंबर लिया,
गैस का चेम्बर मिल गया भैया, मतलब अंदर तो पक्का से गैस ही होगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको मैं नीचे से हीट कर रहा हूँ, बढ़िया एकदम आग लगा दिया मैंने भैया, आग लगा दिया, वाह ठीक है, हीट किया मैंने। अब जब मैंने इसको हीट किया क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या होगा, ऑफ कोर्स भाई अगर मैं हीट दे रहा हूं मतलब क्या, उसका टेम्परेचर राइज होगा ना मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब मैंने एक चीज नोटिस किया, व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो गैस लिया, आई हैव टेकन ओनली 1 मोल गैस, आई हैव ओनली टेकन 1 मोल गैस, ठीक है, मैंने बस 1 मोल ही गैस इसमें एंटर किया, एक मतलब पुट किया, रखा इसमें, ठीक है। तो 1 मोल गैस को अगर मैंने हीट दिया तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा ना। तो मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि ये जो अपना सब्सटेंस, ये जो अपना गैस है, इस गैस का मैं सिर्फ 1 डिग्री राइज चाहता हूं, बस मैं क्या चाहता हूं, ओनली 1 डिग्री राइज। अगर मेरे को इसको बस 1 ही डिग्री राइज कराना है तो मुझको तो इसको हीट देना पड़ेगा। कितना हीट देना पड़ेगा, वही है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Molar specific heat capacity is basically the amount of heat provided to rise the temperature of 1 mole of gas, right? 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इफ यू वांट टू रिकैप इट, तुम इसको याद कर सकते हो भाई, मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जहां पर मैंने बस क्या किया था, मैंने 1 यूनिट लिया था, 1 ग्राम लिया था, राइट। मैंने बोला था कि 1 ग्राम सब्सटेंस को तुम अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराना चाहते हो, 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर तुम 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराना चाहते हो तो तुम कितना हीट दोगे भैया, तुम दोगे उसके स्पेसिफिक हीट के समान, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर, विच वाज आल्सो रिटन एज स्मॉल एस। मैं उसको छोटा सी या फिर छोटा एस से डिनोट करता था, इफ यू रिमेंबर, राइट। सो यहां पर मैं किस चीज से रिप्रेजेंट करूंगा, जस्ट ऐसे सोचो कि थर्मल प्रॉपर्टीज में मैंने मास से रिप्रेजेंट किया ना, 1 ग्राम, ग्राम किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। तो कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से क्लिप बीच में रुक गया था, आई एम रियली सॉरी, इशू नहीं है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने क्या बोला है कि मैंने 1 मोल सब्सटेंस लिया, 1 मोल सब्सटेंस को या फिर गैस को तुम अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराना चाहते हो, जितना हीट तुम उसको दोगे दैट इज इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यू कैन रिमेंबर इट विद द, याद कर सकते हो तुम थर्मल प्रॉपर्टीज में हमने सीखा था Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T, जहां पर हमने मोल के जगह मास दिया था। 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, उसको मैंने हीट दिया तो उसका टेम्परेचर राइज किया, कितना हीट दिया, ms डेल्टा T, जहां पर s जो था दैट वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हिच वाज शोइंग व्हाट, कि एक बॉडी कितना अपने आप में टेम्परेचर में चेंज कराएगा, दैट वाज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी ना। हर एक मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट एस था, जैसे कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा था, मैक्सिमम था, which denoted what, it would not easily gain temperature या फिर lose temperature, ये बहुत देर तक रिटेन कर सकता है हीट को, जिसके कारण उसके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस भी थे, हमने ये बहुत डिटेल में सीख चुका हूं ऑलरेडी, राइट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस लिहाज से मुझे नहीं चाहिए, जस्ट फॉर द फार्मूला बेस, अगर वो क्या था डेल्टा Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T, तो ये क्या होगा nc डेल्टा T, जहां पर c क्या है, c इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। अच्छा वेरी गुड। अब ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमें दो केसेस के लिए पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 इज मोलर स्पेसिफिक
हीट, एसएचसी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम सीपी से नाम करते हैं। एंड नंबर 2 इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम सीवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सीवी, एक है सीपी, एक है सीवी। ओके, नंबर 1 हम पहले सीवी का अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, अब लिसन, मान लो मैंने यहां पर एक चेंबर ले लिया। ठीक है, इस चेंबर में मैंने यहां पर पिस्टन लगा दिया। क्या है ये? एक पिस्टन है। अब यार पिस्टन तो आई होप सबको पता होगा, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी दिखाया था सब लोगों को। जहां से तुम एक कंटेनर में पिस्टन अगर लगा दोगे, उसको अगर प्रेस करोगे तो प्रेशर ऐड करोगे बेटा, तो पिस्टन से क्या होगा? बेसिकली प्रेशर दे रहे हो तुम इसमें। अंदर मैंने क्या रखा है? अंदर इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक, गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब पिस्टन को तुम इस तरह से प्रेशर दोगे यहाँ पर, राइट। अब मान लो मैंने ये जो वॉल है, राइट, दिस वॉल इज कंडक्टिंग वॉल। ये जो वॉल है कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग मतलब कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल मतलब तुम इस जगह से इसमें हीट एनर्जी दे सकते हो। मैंने क्या किया? यहाँ पर मान लो आग लगा दिया। आग लगा दिया मतलब क्या? हीट एनर्जी एंटर कर रहा है यहाँ से, राइट है। अगर इसमें हीट एनर्जी एंटर होगा तो भैया मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो वो उथल पुथल करेगा, जिससे कि इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी विल राइज। मैंने बोला था कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, कैसे? अगर हीट दोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। अच्छा, लेकिन यहां पर मैंने काम किया। क्या काम किया? मैंने कर दिया पिस्टन को फिक्स्ड। मैंने कर दिया पिस्टन को फिक्स करने से क्या होगा? ये पिस्टन जो है मूव नहीं करेगा, अपने जगह में स्थिर है। ये मैं नहीं लड़ूंगा इधर से, और कुछ भी कर लो। अगर ये नहीं लड़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल इसमें प्रेशर तो देंगे, लेकिन ये तो लड़ेगा नहीं, ये तो उठेगा नहीं। अगर ये नहीं उठा तो इसका वॉल्यूम विल बी व्हाट? कैन आई से, अगर मैंने यहां पर पिस्टन को फिक्स कर दिया, सो कैन आई से वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्योंकि मैं भी मान रहा हूं कि तुम हीट देने से इसका इंटरनल एनर्जी राइज करेगा, ये ज्यादा प्रेशर देगा, लेकिन भैया वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। हाँ या ना? अगर मेरा वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है तो तब जितना हीट दोगे तुम, that will be entirely taken by the gas and it will increase its internal energy। मतलब जितना हीट दोगे उतना ही उसमें इंटरनल एनर्जी में राइज होगा। और हमें पता है कि डेल्टा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, या फिर बेसिकली डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या था? NC डेल्टा टी। तो NC डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू बोलो या फिर डेल्टा यू बोलो, इट विल इक्वल्स टू NC डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम CV से डिनोट करते हैं। तो माइंड इट, चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूं, that delta U is equals to NCV delta T। delta U is equals to NCV delta T, right है। delta U क्या है? change in internal energy, N is number of moles, CV is specific heat capacity at constant volume, delta T is change in temperature। so delta U equals to NCV delta T। ये बात हो गया मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम का, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर में आओ। कांस्टेंट प्रेशर में, अच्छा मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं तुमको, ठीक है। लिसन, तुम अगर गैस को हीट दोगे ना, दो चीज होगा। तुम एक सबसे यहाँ पर एक डब्बा है, इस डब्बे में तुम अगर गैस के मॉलिक्यूल्स है, तुम इसमें हीट दे रहे हो। अगर तुम इसको हीट दोगे, दो चीज होगा। नंबर 1, इसका टेम्परेचर जो है राइज होगा, जिसके कारण
डेल्टा यू क्या होगा इसका, इंक्रीज करेगा। ओके, एनर्जी चेंज हुआ, राइज हुआ। नंबर 2, जब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तो भाई प्रेशर देगा, पिस्टन को प्रेशर देगा, ये ले। अगर वो पिस्टन को प्रेशर दिया तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज बेसिकली डूइंग सम वर्क इन मूविंग द पिस्टन। अगर ये पिस्टन को हटा रहा है, दैट इज फोर्स डाल रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। सो बेसिकली जब तुम किसी भी सब्सटेंस को या फिर गैस के चेंबर में टेम्परेचर दोगे, फिर हीट एनर्जी दोगे, दो चीज होगा। नंबर 1 इंटरनल एनर्जी राइज, नंबर 2 वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज, जिसके मतलब इसका मतलब क्या, वर्क डन होगा, राइट। लेकिन अगर मैंने वॉल्यूम ही फिक्स कर दिया, मैंने पिस्टन ही फिक्स कर दिया, भैया ये तो हटेगा ही नहीं, जितना ही प्रेशर डाल दे, तब क्या होगा, पूरा का पूरा जो हीट दे रहा हूं ना, वो क्या करेगा, उसमें इंटरनल एनर्जी बस राइज कर देगा, बस मैं तो हट ही नहीं सकता ना। अच्छा, इसका तुम अगर एग्जांपल लेना चाहते हो, मान लो खुद को तुम अपने एक चेयर में इधर फिक्स कर दो, एक चेयर में बैठो, ठीक है, एक चेयर में बैठ लिया, राइट। अब चेयर में बैठे हो, तुम इमेजिन करो चेयर में बैठे हो, फिर किसी ने तुम पे आग लगा दिया, तुमको आग लगा दिया, तो जनरली क्या होगा, तुम्हारा एनर्जी राइज करेगा, तुम तो इधर उधर करोगे। अगर मान लो उसने तुम्हारा पैर चेयर से बांध दिया, अगर तुम्हारा पैर चेयर से बांध दिया, क्या तुम उठ पाओगे चेयर से, नहीं ना, मतलब तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब तुम क्या उस जगह से लड़ पाओ, उठ पाओगे, नहीं, इसका मतलब तुम्हारा वॉल्यूम फिक्स, इसका मतलब तुम्हें जितना हीट एनर्जी मैं दूंगा उससे बेसिकली क्या ही होगा, तुम्हारा इंटरनल एनर्जी राइज करेगा। वो মান গরম লাগছে, আমি কি করুম, লড়তে পারতাম না, এটাই তো হইব। তুই কি লড়তে পারবি, তুই কি উঠা কাম করতে পারবি, আমি যদি কই যে হেরা মাইরে দিয়া দৌড়াদৌড়ি কর, তুই করতে পারবি, করতে না। ইডারে কয় কি, মোলার স্পেসিফিক হিট এট কনস্ট্যান্ট ভলিউম। কিন্তু ইমাজিন করো তুমি সেই চেয়ারের মধ্যে বসে রইছো এন্ড তোমার পা এবার বাইন্ধা রাখছি না, আমি কি কইলাম যে তুমি এবার ফ্রি, ইউ আর ফ্রি। এইবার আমি যদি আগুন লাগাই দিই তো কি হইব, তোর ইন্টারনাল এনার্জি তো বাড়বই, লগে লগে তুই উঠা দৌড়াইবি, ও মা গু আগুন লাগাই, গরম লাগে করবি, মানে ইউ আর ডুইং সাম ওয়ার্ক। এটাই হলো कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, आपकी बार ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है, एक तो यार ये मच्छर, अरे भाई कोई कितना कितनी टिकता से बाहर, तो ये जो पिस्टन, दिस पिस्टन आपकी बार है मूवेबल। अगर ये मूवेबल है, इसका मतलब अगर तुम इसमें हीट डालोगे, इसमें तुम हीट डालोगे, तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे भाई, प्रेशर डालेंगे ना, और अगर ये मूवेबल है तो गैस के मॉलिक्यूल कांस्टेंट प्रेशर डालेगा, या वॉल्यूम तो यहाँ पर चेंज हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी तब जो हीट डालेंगे हम, दैट हीट विल बी इक्वल्स टू, फार्मूला क्या था, NC डेल्टा T, which will be आपकी बार CP डेल्टा T, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ पर कांस्टेंट है। So this case is basically constant pressure case. Constant pressure. So delta Q is equals to constant pressure. Okay, ठीक है। तो हमने अभी दो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखा है। नंबर 1 इज व्हाट, डेल्टा U equals to NCV डेल्टा T and delta Q equals to NCP delta T। जब भी मैं बोलूंगा इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, NCV delta T। एकदम मतलब घोट के पी लो इस फॉर्मूले को। और जब भी मैं बोलूंगा डेल्टा Q क्या होगा, वो डिपेंड कर सकता है। देखो डेल्टा Q, देखो इस केस में NCV delta T हो सकता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तुम हीट एनर्जी को क्या लिखोगे, NCV delta T। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है, क्या लिखोगे, NCP डेल्टा T। लेकिन भैया इंटरनल एनर्जी का फार्मूला तो एक ही रहेगा, दैट इज NCP डेल्टा T। ठीक, एम आई एब्सोल्युटली क्लियर। अगर ये चीज तुम्हें समझ में आया है तो मेरे को बताओ और इसको सोचो, कौन बड़ा है, CP बड़ा है या CV बड़ा है। CP क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। बड़ा कौन है, ये बोलो तुम नहीं लो, एक तो भागो, जस्ट भागो।
সিপির সময় কি সিভির সময় কি হইতাছিল সিভির সময় আমি যতটুক হিট দিতাস না হে তার ইন্টারনাল এনার্জি রাইজ করছে ভাইয়া ভলিউম তো এক্সপ্যান্ড হইছে না মানে ওয়ার্ক ডান তো কিছু করছেই না রাইডে মানে ইমাজিন করো তুই বয়ারিসলি তুই তো আগত পা তো বাंधा আসলো তুই উঠতে পারছিস না মানে কি হবে सीधी समय एक दुरुस्त लेकिन अगर मैंने तुम्हारा पैर जो है छोड़ दिया तुम्हारा पाँव भी है जैसे बेसिकली हमें बिस्तर ना मूव कर दिसे फिर क्या हुआ तुम जितना हीट दोगे एक तो अपना इंटरनल एनर्जी राइज करेगा नंबर 2 वर्क डन भी तो करेगा मतलब जितना हीट दोगे उससे दो चीज हो रहा है वन इंटरनल एनर्जी राइज नंबर 2 वर्क इज बीइंग डन सो ड्यू तुम इसको शॉर्ट में लिख दो during constant pressure क्या हो रहा है डेल्टा क्यू दो काम कर रहा है नंबर 1 डेल्टा यू राइज कर रहा है नंबर 2 वर्क डन भी कर रहा है लेकिन भाई ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो रहा है तुम क्यू डेल्टा क्यू दे रहे हो नंबर 1 क्या हो रहा है डेल्टा यू राइज हो रहा है लेकिन वर्क डन क्या हो रहा है नहीं ना इसका मतलब क्या है अभी तो क्लियर होना चाहिए ये दो काम करा रहा है मैंने डेफिनेटली सीपी जो है सीवी से बड़ा होना चाहिए ये अपने स्कूल के एग्जाम्स में कई बार पूछ लेता है कि व्हाई इज molar specific heat capacity at constant pressure is greater than molar specific heat capacity at constant volume am I absolutely clear okay अब एक फॉर्मूला आता है यही से ये जनरली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिराइव होता है ठीक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि अपने सिलेबस में अभी है नहीं और इसका डेरिवेशन कभी भी आएगा भी नहीं व्हिच विल बी व्हाट देखो बड़ा कौन है सीपी या सीवी सीपी ना तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Cp minus Cv is equals to R ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है अब R कोई रेजिस्टेंस अगर बोलेगा तो एकदम लात पड़ेगा R is not your resistance R is what R is universal gas constant वो PV equals to nRT वाला R है भाई ये आजकल के बच्चे का कोई भी भरोसा नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं वो कभी v को वेलोसिटी लिख देते हैं कभी v को वॉल्यूम लिख देते हैं तो कभी पोटेंशियल लिख देता है कोई भरोसा नहीं है ये फिजिक्स है अच्छा अबे यार ये मच्छर इसको भी कोई काम धंधा तो है अब देखो तो यूनिवर्सल गैस अब देखो हमने अभी डेल्टा यू के दो फॉर्मूले सीखे अभी एक तो यार सबको रटा होना चाहिए NCV डेल्टा ये तो रटा होना चाहिए अब तक एक और फॉर्मूला था मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था आज डेल्टा यू इक्वल्स टू NFR/2 डेल्टा टी NFR/2 डेल्टा टी ये मैंने बोला था कि भाई ये दोनों फॉर्मूलेस काफी इंपॉर्टेंट है तो इन दोनों को अच्छी तरह से याद कर लो मैंने बहुत बार बोला है भाई ठीक है तो अगर मैं दोनों को इक्वेट कर लूं ये 1 है ये 2 है इक्वेटिंग 1 and 2 I get NCV डेल्टा टी equals to NFR/2 डेल्टा टी n से n कैंसिल डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल इधर से CV is equals to FR/2 एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मुझे दिखता हुआ दिख रहा है भाई CV is equals to FR/2 अब यहीं पर खत्म मत करो हमने अभी भी सीखा CP minus CV equals to R तो एक काम करो Cp minus Cv is equals to R तो भैया Cp क्या हो जाएगा Cv plus R Cv अभी हमने क्या लिखा FR/2 plus R R ले लो कॉमन F/2 plus 1 तो Cp का फॉर्मूला क्या आ गया F/2 प्लस में 1 राइट क्लियर है ना भाई ठीक है अगर इसको याद नहीं रहा यार ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है इसको रट लो Cv is equals to FR/2 फिर क्या करोगे तुम इसको रट लो Cp minus Cv equals to R
तो CV के जगह तुम FR/2 रख दो, फिर CP क्या हो जाएगा R प्लस FR/2। तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रट्टा मार ले और इसको रट्टा मार ले, ठीक। ओके नेक्स्ट, यहीं पर एक काम करो, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय C। लेकिन ये जाने से पहले एक टॉपिक छूट गया यार, टॉपिक तो क्या, सब टॉपिक ही है, चेक करो। दिस इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है, गामा से डिनोट करते हैं। अब एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या है? So adiabatic constant is basically Cp by Cv। अगर डेफिनेशन पूछ ले कोई आपसे, बोलोगे क्या? रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा इज इक्वल टू Cp by Cv। गॉट इट? ठीक है भाई। अब क्या? ठीक है, अब क्या करेंगे? समझ आ गया ना? अब एक काम करो, इधर तुम बोथ Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R है ना, तुम बोथ साइड Cv से डिवाइड कर दो भाई। तो Cp डिवाइडेड बाय Cv माइनस Cv डिवाइडेड बाय Cv इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय Cv। अब Cv बाय Cv क्या होगा? 1 हो जाएगा ना, और Cp बाय Cv क्या है? गामा है। तो गामा -1 इज इक्वल्स टू R बाय Cv, जिससे कि भैया Cv विल बी इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कैन यू राइट R डिवाइडेड बाय गामा -1, कैन यू राइट R डिवाइडेड बाय गामा -1, राइट, R डिवाइडेड बाय गामा -1। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर याद नहीं कर सकते नो इशू, कैसे कैसे मैंने इस स्लाइड में डेरिवेशन किया है प्लीज ध्यान से देख लो, ठीक। अच्छा, तो अभी हमने क्या देखा? Cv इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय गामा -1। ओके, अब क्या? अब काम करो, Cp क्या होगा भाई? गामा इंटू Cv है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, Cp इक्वल्स टू गामा इंटू Cv। अब भैया Cv अभी हमने क्या देखा? R डिवाइडेड बाय गामा -1, मतलब Cp का फॉर्मूला भी इधर आ गया है हमारे पास, दैट इज R गामा डिवाइड बाय गामा -1, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ रटो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देख लो कि कैसे कैसे आ रहा है केस मामला, ठीक है, समझ गए ना? एक लास्ट फॉर्मूला यार, एक लास्ट फॉर्मूला, फिर तो मैं इस स्लाइड को खत्म कर रहा हूं। एक लास्ट फॉर्मूला चेक कर लो। तो Cv क्या था? Cv एक तो यार Cv था FR/2, और एक तो Cv क्या था? R गामा -1। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं क्या आएगा? चेक कर, Cv था FR/2, Cv था R में गामा -1। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं, FR/2 इक्वल्स टू R में गामा -1, R से R कैंसिल, चेक करो, F इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय गामा -1, चेक करो, गामा -1 इक्वल्स टू 2 अपॉन में F। तो इधर से गामा को मैं अगर LHS में रखना चाहूं तो 1 को मैं भेज दूंगा RHS, सो 1 प्लस 2 बाय F। दिस इज द लास्ट फॉर्मूला एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यार। मैं बोलूंगा इसको तो रख लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और एडियाबैटिक कांस्टेंट के बीच में फॉर्मूला क्या होता है? गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन में F। तो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ये अच्छी तरह से अपने कॉपी पे लिख दो बेटा। राइट, लिख लिया ना यार, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया, प्लीज देख लो एक बार, तो उसको लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। अच्छा, होपफुली इट्स डन, होपफुली। अच्छा, अब एक समरी करते हैं यार।
एक समरी करते हैं एंड दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। लेट्स चेक यार, तीन प्रकार के गैसेस हैं, तीन प्रकार के गैसेस हैं। नंबर 1 मोनोएटॉमिक, नंबर 2 डायटॉमिक, नंबर 3 पॉलीएटॉमिक। ठीक है, ऊपर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम विदाउट कंसीडरिंग वाइब्रेशनल। ठीक है, मैंने वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं किया, वाइब्रेशनल इज नॉट कंसीडर्ड। यार वो लोग बोल देंगे, सवाल में बोल देंगे, अगर बोला है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में +2 ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, मोनोएटॉमिक के लिए सीपी निकालो, सीवी निकालो, फिर गामा निकालो, एटलीस्ट ये सब चाहिए। ठीक है, नंबर 1 मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डायटॉमिक का 5 है, पॉलीएटॉमिक का 6 है, कंसीडरिंग नॉन लीनियर। ठीक, अब सीपी का फॉर्मूला क्या था यार, पहले तो सीवी निकालो, सीवी क्या था, सीवी का फॉर्मूला क्या था, FR/2। तो भाई अगर FR/2 है, मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3, सो CV इज 3R/2, डायटॉमिक के लिए 5R/2, पॉलीएटॉमिक के लिए 6R/2, कैंसिल आउट, दैट इज 3R भैया, 3R, वेरी सिंपल। अब CP में आ जाओ, तो CP मैंने निकाल लिया, CP कैसे निकालेंगे भाई, कॉमन लेंगे, R ब्रैकेट में 1 + F/2 नहीं करेंगे, हमें पता है CP - CV = R, तो CP हो जाएगा R + CV, सो R मतलब CV जितना निकाला उसमें +R कर दे भाई, CV जितना निकाला उसमें +R कर दे, तो CV क्या था, 3R/2 + R क्या होगा, चेक कर 3R/2, वैसे तो पता है मेरे को यार, लेकिन आई डोंट नो टेक दिस, देख लो एलसीएम 2, 3R + 2R, दैट इज 5R/2, सो CP विल बी 5R/2। ठीक है, डायटॉमिक के लिए क्या होगा, 5R/2 + R 7R/2, और पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होगा, 3R + R, दैट इज 4R। दिस इज व्हाट CP एंड CV। लास्ट बट नॉट लीस्ट गामा, गामा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CP/CV, सबसे बेसिक फॉर्मूला तो यही है ना, CP/CV। अबे यार क्या है, ठीक है, अबे हटना भैया। अच्छा, अब CP/CV, अब चेक करो गामा के लिए, नंबर 1 मोनोएटॉमिक के लिए क्या होगा, CP/CV दैट इज 5R/2 डिवाइड बाय 3R/2, दैट इज 5/3, इसके लिए 7/5, और इसके लिए क्या होगा 4R/3R, दैट इज 4/3। अब मत पूछना कैसे आया भाई, दोनों को डिवाइड कर दे भाई, सेम ही आएगा। सॉल्व कर लो, ये 1.66 आता है, ये शायद 1.4 आता है, और ये 1.3 भी आता है। ठीक है, तो देख रहे हो तुम कि जितना तुम्हारा मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, तुम्हारा एडियाबैटिक कांस्टेंट उतना ही घट रहा है। ऐसा इज अ ट्रेंड दैट यू कैन ऑब्जर्व। तो ठीक है, अगर मैं इसको अभी एक सुंदर सा डब्बा बना देता हूँ यार, एक डब्बा बना देता हूँ पहले तो, ये लो, ये और कुछ, ठीक है, मैं ये लूँ, ये लो, ठीक है, सुंदर सा एक टेबल मैंने बना के रख दिया तुम लोगों के सामने। सो इसको रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अच्छा, अब सवाल आ गया यार, ये 2-3 मतलब चीनी सवाल है, एकदम हलवा सवाल।
पहले देख लो यार, जेईमेंस 2024 का सवाल है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। तो यार मोनोएटॉमिक का 1 मोल n इक्वल्स टू 1, ठीक है। और मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, अब तो आना चाहिए 3। और 1 मोल ऑफ डायटॉमिक गैस, ठीक है। डायटॉमिक गैस, डायटॉमिक मतलब F का वैल्यू क्या होगा 5, और नंबर ऑफ मोल कितना है गिवन 1, तो 1। एक बात देखो यार, रिजिड पूछा है यहाँ पर, रिजिड बोला है। मैंने एक चीज क्लास में बोला था, रिजिड मतलब क्या, जब जब तुम्हें रिजिड शब्द देखोगे तुम, रिजिड मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई वाइब्रेशन होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि रिजिड है ना, तो वो तो अपने पोजीशन से तो वो हिट ही नहीं करेंगे, वाइब्रेट होने का तो चांसेस नहीं है। वाइब्रेट कब होता है, अगर ये नॉन रिजिड है तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन अगर रिजिड मॉलिक्यूल पूछा है तो अपने जगह ऐसे बंधे रहेंगे, राइट। अच्छा, तो इसमें कोई वाइब्रेशन का तो जरूरत, इसका मतलब क्या है कि वाइब्रेशन तुम कंसीडर मत करो, वरना क्या होता +2 हो जाता, 7 हो जाता, ठीक है। केप्ट एट रूम टेंपरेचर, और वैसे भी यार रूम टेंपरेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस में तो वैसे भी वाइब्रेशन होगा नहीं, तो 300 केल्विन कर देंगे, राइट, वेरी ऑब्वियस। The ratio of specific heat of gases at constant volume respectively is, मतलब रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है, मतलब CV ऑफ मोनोएटॉमिक डिवाइडेड बाय CV ऑफ डाया, है ना, डायटॉमिक। भैया CV मोनो और CV डाया का पूछा है भाई, ये तो बहुत ही हलवा सवाल हो गया, क्योंकि CV का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, FR/2 है ना, FR/2। तो भाई मोनो के लिए क्या है, F का वैल्यू 3 और नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है। अगर यार नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर डिफरेंट होता, हम क्या करते, NFR/2 नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देते भाई, कोई डिफरेंस नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मोनो के लिए क्या करेंगे, मोनो के लिए FR/2 मतलब 3R/2, और डाया के लिए क्या करेंगे 5R/2, तो 3/5। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो यार ये तो चीनी सवाल था एकदम, टेंपरेचर भी फिक्स है ना, तो वैसे भी कुछ होगा तो नहीं इसमें। अगला सवाल, एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डाया मॉलिक्यूल्स, अगेन यार नॉन रिजिड बोला है। अच्छा, नॉन रिजिड बोला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम वाइब्रेशनल कंसीडर करो यार, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पर नॉन रिजिड बोला है, इसका मतलब क्या, तुम्हें वाइब्रेशनल मोड्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने ये सवाल लाया। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE Mains 2023 बाय द वे, it was in JEE Mains 2023, ठीक है। तो वाइब्रेशन मोड यहाँ पर कंसीडर कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। डायटॉमिक गैस पूछा है, डायटॉमिक मतलब F का वैल्यू क्या है, अबे मच्छर के बच्चे इधर है तू। अच्छा देखो, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब F का वैल्यू 5 है। अब वाइब्रेशनल हमें कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब +2 = 7, ओके। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7। यहाँ पर देखो 10 नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स पूछा है। मैंने एक चीज बोला था तुमको बहुत बार कि अगर एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछता है FR/2 F/2 kBt, अगर n मॉलिक्यूल्स के लिए पूछता है तो n से मल्टीप्लाई कर दो भाई, सिंपल। तो यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल के लिए पूछा होगा, क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू F kBt/2। n मॉलिक्यूल्स के पूछा है तो NF kBt/2। n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स है तो 10, सो 10 इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 7 इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में पूछा है तो k रख दो, टेंपरेचर T है डिवाइडेड बाय 2, तो 70/2 मतलब 35 kT is your answer, which is 35, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल इजी सवाल था भाई। यहाँ पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट था, क्या, वाइब्रेशनल मोड है ना, नॉन रिजिड, ये तुम्हें दिखना चाहिए भाई, यही चीज मतलब बच्चे मिस कर देंगे यहाँ पर। ये सवाल तो ट्रिकी कौन सा चीज बनाता है, बाकी तो बहुत चीनी सवाल था, बस यही चीज था यार, नॉन रिजिड।
क्योंकि बच्चे लोग क्या करेंगे 5 kBT/2 कर देंगे, मतलब क्या 5 मतलब क्या होगा 5 35/2 ऑप्शन है ना 35/2। अच्छा उन्होंने तो यार ऑप्शन दिए थे, तो फीस कर लो इसमें, वरना कंफ्यूज कर सकता था अगर उन्होंने 35/2 भी कर देते ऑप्शंस में। कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल देखो। A gas mixture consists of 8 molecules, 8 moles of argon and 6 moles of oxygen at room temperature. Neglecting all vibrational mode, बोला है कि वाइब्रेशन कंसीडर मत करो, भैया नहीं करेंगे। The total internal energy of the system is, ठीक है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने दो चीज सीखा है, दो फॉर्मूले सीखे हैं, NFR/2 डेल्टा T और NCV डेल्टा T। गौर से देखो एक बात, CV का फॉर्मूला क्या है FR/2, भैया दोनों तो सेम ही फॉर्मूले हैं, मैंने क्या बोला एक फॉर्मूला याद कर लो हो जाएगा काम। CV का वैल्यू क्या है FR/2, तो दोनों तो है एक ही चीज, तो फालतू में कंफ्यूज की भी करना, एक ही फॉर्मूला याद कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला याद कर लो ना, काम तो हो ही जाएगा। अच्छा NCV डेल्टा T और CV का फॉर्मूला क्या होता है FR/2, मैंने बोला इसको याद कर लो। फिर N इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स, अब है मेरे पास दो गैसेस, तो टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी इंटरनल एनर्जी ड्यू टू आर्गन प्लस इंटरनल एनर्जी ड्यू टू ऑक्सीजन। दो गैसेस है भाई मिक्सचर, एक आर्गन है एक ऑक्सीजन है, तुम हीट दोगे आर्गन का भी इंटरनल राइज करेगा ऑक्सीजन का भी राइज करेगा, सिंस दोनों के दोनों एनर्जी है ना तो स्केलर ही होंगे, स्केलर होगा तो तुम डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हो, हम वेक्टर चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग बहुत बार, ठीक। तो डेल्टा U ऑफ आर्गन क्या होगा N ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन इनटू CV ऑफ आर्गन इनटू डेल्टा T प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू CV ऑफ ऑक्सीजन इनटू डेल्टा T। अब डेल्टा T क्या है कैपिटल T ही दिया है तो भाई इसमें डेल्टा T का कैपिटल T होगा। आर्गन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 8 इनटू आर्गन का CV क्या होता है भैया आर्गन का CV, आर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आर्गन इज अ मोनो एटॉमिक ना, आर्गन क्या है मेरा मोनो एटॉमिक, अब मोनो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3r/2 इनटू में T प्लस ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक, डायटोमिक मतलब CV विल बी ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक, डाया मतलब CV विल बी सॉरी F विल बी 5, FR/2 मतलब 5r/2, नंबर ऑफ मोल्स क्या है 6 है, तो 6 इनटू 5r/2 इनटू T 4 3 यहाँ पर है 12RT, इधर है 15RT, टोटल इज 27RT, ऑप्शन सी। सिंपल सवाल है, तो यहां तक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए राइट। तो एक्चुअली मैं बोलूं तो यहाँ पर हम ये चैप्टर केटीजी जो है इधर ही हम एंड करते हैं, अभी जो है हम थर्मोडायनेमिक्स की ओर बढ़ जाएंगे, आगे जो हम चीजें पढ़ेंगे दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। आई एम नॉट एंडिंग माय लेक्चर हियर, कुछ मत बताना दादा, वी विल नाउ मूव ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स, हम अभी थर्मो की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके अब शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स राइट। अब स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। कई टीचर CP/CV ये सब डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सब बातें जो है थर्मो में ही स्टार्ट कर देते हैं, थर्मो में शुरू करते हैं, कई टीचर केटीजी में पढ़ाते हैं, कई टीचर थर्मो पहले पढ़ाते हैं केटीजी बाद में पढ़ाते हैं। मैं दोनों को एक साथ कंबाइंड में टीच करता हूँ, केटीजी थर्मो भाई दोनों में ही हम गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो दोनों का है एक ही चीज, ठीक है। तो थर्मो में नंबर 1 इज व्हाट यार, पहले तो यार सिस्टम की बात करते हैं ना, सिस्टम क्या है, तो सिस्टम इज सम मतलब एक ऐसा मतलब तुम क्वेश्चन में जो गिवन है कि गैस मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर कुछ मैंने प्रेशर डाला तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में वॉल्यूम चेंज हुआ,
इनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कई का नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हो रहा, वो हो रहा, वर्क डन कर रहा। अरे भाई कौन कर रहा है? जो जिस जगह में या फिर जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अंडरगो कर रहा है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस 4 प्रकार के हैं, हम बात करेंगे धीरे धीरे। जिस जगह में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है या फिर जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो चीजें वो कर रहे हैं उसको बोलेंगे सिस्टम। तो बेसिकली हम जो स्टडी कर रहे हैं जिसके बारे में वी आर स्टडीइंग दैट इज सिस्टम। बस एक लाइन में समाप्त कर दो यार। अ प्लेस और substance is that undergo thermodynamic process सब्सटेंस हो या फिर प्लेस हो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो अंडरगो कर रहा है, राइट। प्लेस मत बोलो यार, कैसे लग रहा था, सब्सटेंस बोलो यार, ठीक। ओके, फिर जहां हो रहा है वेयर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑकर्स, कुछ भी बोलो यार। अब इस सिस्टम के अलावा जो कुछ भी मौजूद है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सराउंडिंग। So surrounding is what? Surrounding is basically universe minus system. ये चीजें यार केमिस्ट्री में बहुत सीखते हो। पहले मैं ये बता दूं कि ये थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है केमिस्ट्री में भी सेम चीज तुम सीख चुके होंगे, राइट। अब तक तो सीख लिया होगा सभी लोगों ने, आई नो, मतलब टीचर लोगों ने शायद पढ़ाया, तुम लोग तो पढ़ते हो नहीं वैसे। लेकिन मैं ये बता दूं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स नियरली सेम है। बस केमिस्ट्री में हम ऑब्जर्वेशन बाहर से लेते हैं, ठीक है, सिस्टम के बाहर से लेते हैं, और फिजिक्स में क्या होता है, सिस्टम के अंदर से हम रेफरेंस लेते हैं। ये चीजें तुम समझोगे। बेसिकली थर्मो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेम ही है, बस साइन कन्वेंशन में थोड़ा डिफरेंस है। एक ही चीज का डिफरेंस है बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के बीच में, ठीक। ऑफ कोर्स बाद में जाके केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री भी सीखते हो तुम, जहां पर गिब्स फ्री एंट्रोपी वगैरह आ जाता है, जो कि फिजिक्स में नहीं होता। फिजिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, जैसे कि वो कार्नोट इंजन प्रॉब्लम्स, हीट इंजन प्रॉब्लम्स, एफिशिएंसी साइकिल, ये सब वगैरह। लेकिन अब तो तुम्हारे सिलेबस से वो हटा दिया है, तो उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इजी है ये वाला चैप्टर, केटीसी के बराबर ही है, बहुत इजी, चिल करो। तो यार सिस्टम सराउंडिंग, यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज व्हाट? सराउंडिंग। सिस्टम भी यार केमिस्ट्री में तुम लोग सीखते हो, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है आइसोलेटेड। ये सब चीजें फिजिक्स में नहीं घुसती, छोड़ दो भाई। अच्छा, मान लो अब ये चीज देखो, ये मान लो मैंने एक सिस्टम लिया यहाँ पर, मान लो मैंने यहाँ पर एक चेंबर ले लिया, राइट, चेंबर ले लिया मैंने। इस चेंबर में क्या है? इस चेंबर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अब इस चेंबर में मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट दिया, राइट। इसको या फिर ऐसे हीट नहीं दिया, मान लो एक काम करते हैं, ये जो वॉल है, राइट, दिस इज नॉट वॉल, ये सिस्टम का वॉल है, दिस इज अ सिस्टम, इस सिस्टम का वॉल है। अब वॉल की अगर मैं बात करूं कि कोई सा भी वॉल दो प्रकार के होता है, एक दैट इज नॉन कंडक्टिंग, एक इज अ कंडक्टिंग वॉल, दूसरा इज अ नॉन कंडक्टिंग वॉल। अब कंडक्ट किस चीज को कर रहा है? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हीट के बारे में बात हो रहा है बेटा इधर। मान लो मैंने इसमें कुछ आग लगा दिया, मैंने इसमें आग लगा दिया, ठीक है, हीट लगा दिया। अब अगर ये वॉल नॉन कंडक्टिंग है, नाम से समझ आ रहा है कि ये जो वॉल है इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, मतलब तुम जितना भी हीट कर दो ये अंदर से ठंडा था ना, ठंडा ही रहेगा इसमें। मतलब अगर मैंने उसमें पानी रख दिया, मान लो मैंने इसके अंदर पानी रख दिया या फिर कोई सा भी गैस रख दिया, अंदर का गैस का टेम्परेचर कोई भी इंक्रीज नहीं करेगा अगर ये वॉल जो है नॉन कंडक्टिंग है। जैसे कि तुम थर्मोस फ्लास्क देखते हो ना, जो कि गर्म पानी स्टोर करने में मदद करता है, या फिर ठंडा पानी गर्मियों में तुम
ठंडा पानी उसमें रखते हो, अगर स्कूल वगैरह जाते हो ठंडा पानी ऐसे ऐसे पी लाते हो, या फिर गर्मी में तुम चाय वगैरह स्टोर करने के लिए या फिर गर्म पानी स्टोर करने के लिए तुम फ्लास्क वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो वो जनरली नॉन कंडक्टिंग वाले, परफेक्टली तो नहीं है ऑफ कोर्स यार, तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अगर गर्म पानी आज रख दो 10 दिन बाद ये गर्म एक्सपेक्ट करोगे, तब तो यार इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो वो नॉन कंडक्टिंग हो जाता है। उस नॉन कंडक्टिंग को हम क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टिंग को हम कहते हैं एडियाबैटिक या फिर एडियाबैटिक। और कंडक्टिंग जो कंडक्ट करता है, जैसे कि स्टील का हो गया या फिर अपने क्या बोलते हैं उसको ग्लास का हो गया, यहाँ पर तो मतलब इनमें क्या होगा, तुम अगर पानी डालोगे भी तो ठंडा हो जाए कुछ देर बाद, बिकॉज दीज आर कंडक्टिंग। कंडक्टिंग को हम बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल्स, ठीक है। एक है डायाथर्मिक, एक है एडियाबैटिक। भैया कंडक्टिंग में क्या होगा कि कंडक्टिंग में हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, और नॉन कंडक्टिंग में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट ट्रांसफर बोल दो या फिर एक्सचेंज बोल दो बात सेम है यार, एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर बोल दो बात सेम ही है, इसमें होगा इसमें नहीं होगा, राइट। ओके, तो ये था पहला पार्ट। नेक्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या बात है, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हमने थर्मल स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली तुम अगर गर्म पानी लो फिर एक ठंडा पानी लो, दोनों को एक बाल्टी में मिक्स कर दो, फिर क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, पानी जो है एकदम बैलेंस आउट हो जाएगा ना, कोई भी गर्म पानी ज्यादा ठंडा ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें गर्म पानी क्या कर रहा है, अपने से हीट एनर्जी लूज कर रहा है, इट इज लूजिंग द हीट एनर्जी। एंड ठंडा पानी क्या कर रहा है, उसी लूज जितना हीट एनर्जी गर्म पानी दे रहा है उसी हीट एनर्जी को ठंडा पानी ले रहा है अपने आप में। लो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, आफ्टर अ सर्टेन टाइम हीट, वो हॉट बॉडी जो है गर्म पानी और हीट नहीं देगा, आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगर वो हीट नहीं देगा तो कोल्ड बॉडी भी अपने आप में हीट नहीं लेगा, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन, नो हीट एक्सचेंज आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो भैया जिस पॉइंट में दो सब्सटेंसेस के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम इज बेसिकली a condition when there is no heat exchange between two substances, right? मतलब यहाँ पर डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। सिर्फ डेल्टा क्यू नहीं भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम में ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जैसे कि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा, सबके सब कांस्टेंट रहेंगे यार। थर्मल इक्विलिब्रियम में सबके सब कांस्टेंट रहेंगे, मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ इथल पुथल नहीं होगा, एकदम स्टेबल सिचुएशन है। अगर तुम मैकेनिक्स की बात करो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या था, नेट फोर्स जीरो, लेकिन हम मैकेनिक्स नहीं सीख रहे, हम क्या सीख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू जीरो, या फिर कोई सा भी चीज जो है, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, सब के सब कांस्टेंट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में एकदम क्लैरिटी आ गया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे भी एकदम बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज स्लॉट। अब स्लॉट क्या है भाई, स्लॉट इज बेसिकली zeroth law of thermodynamics. The zeroth law of thermodynamics. The zeroth law of thermodynamics क्या है भाई, चेक करो। zeroth law of thermodynamics, तो यार
मान लो मैंने काम किया क्या, ठीक है। अब देखो अब देखो मैंने ए और बी के बीच में जो बाउंड्री है या फिर वॉल है मैंने डायाथर्मिक रखा है, और ए और सी के बीच में जो वॉल है उसको मैंने एडियाबैटिक रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दिया। पहले क्या होगा, पहले ए और बी के बीच में कंडक्टिंग वॉल है, मतलब जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो हॉट बॉडी है वो हीट देगा, जो कोल्ड बॉडी है वो हीट लेगा। बेसिकली दोनों के बीच में क्या रहेगा, क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा ना, दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। तो अगर ए और बी के हीट एक्सचेंज होगा तो आफ्टर सर्टेन टाइम दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बी बोलेगा मुझे और हीट नहीं चाहिए, ए बोलेगा मुझे और हीट नहीं देना। सिमिलरली बी और सी के बीच में भी क्या है, कंडक्टिंग वॉल है भाई, तो उसमें भी सेम ही चीज होगा ना। आफ्टर सर्टेन टाइम बी बोलेगा मेरे को और हीट नहीं देना, सी बोलेगा मेरे को हीट नहीं चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप इज A and B are in thermal equilibrium, right? After some all the तामझाम, that is conducting हो गया, non conducting, adiabatic, ये सब लिख दोगे पहले कि कौन किससे सेपरेटेड है ना। A और B के बीच में क्या है, कंडक्टिंग है। B और C के बीच में भी क्या है, कंडक्टिंग है, राइट। तो A and B are in thermal equilibrium after a certain time, after a certain time A and B are in thermal equilibrium। फिर B और C, B and C are also in thermal equilibrium। भैया T10 बाद तो ये दोनों भी thermal equilibrium में ही है, thermal equilibrium में ही होंगे, राइट। अच्छा फिर क्या होगा, अच्छा एक चीज मैंने लिखना भूल गया इधर। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो वेरी ऑब्वियस है क्या कि टेम्परेचर ऑफ वन बॉडी विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ अदर बॉडी। भैया अगर कोई हीट एक्सचेंज ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है ना। अगर दोनों के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, क्योंकि दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी, क्योंकि दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर भाई दोनों को इक्वेट कर दे तो क्या हम लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, A and C are in thermal equilibrium। तो क्या करेंगे हम, पहले क्या था, एडियाबैटिक वॉल था ना दोनों के बीच में। मैंने क्या किया, एडियाबैटिक को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस इट बाय डायाथर्मिक आफ्टर सर्टेन टाइम। तो डायाथर्मिक जब मैंने रख दिया, एक्चुअली क्या होना चाहिए, डायाथर्मिक मतलब क्या, कंडक्टिंग है, तो ए और सी के बीच में हीट का लेन देन होना चाहिए। लेकिन भैया दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो जब मैंने डायाथर्मिक से रिप्लेस किया भी, आई हैव ऑब्जर्व्ड क्या कि स्टिल नो हीट एक्सचेंज ऑकर्स, फिर भी कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता। अगर हीट एक्सचेंज नहीं होता then of course I will say that A and C are in thermal equilibrium। तो फाइनली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं
कंप्राइज में मैं भूलना चाहूँ, आई विल से दैट अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, then definitely A और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. So this is zeroth law of thermodynamics. I hope you have understood it, right? मैं देख लो कितना तक लेक्चर हुआ है. 1 घंटा 20 मिनट. ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है. अब zeroth law के बाद we will start heat energy, इंटरनल एनर्जी. हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट डे ही शुरू करेंगे, वरना कुछ वैसे भी समझ नहीं आएगा तुमको भी. हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, राइट. तो बेस रेडी कर देंगे, फिर हम अगले दिन स्टार्ट कर देंगे चीज. और 3 ही दिन चाहिए, फिर मैं चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है, छोटा चैप्टर है, हो जाएगा कंप्लीट. ठीक, तो ठीक है. हीट एनर्जी नंबर 1, डेल्टा क्यू, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हीट. यहां पर हम बेसिकली साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, राइट. वी विल टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन. वी विल टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन. ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं हीट एनर्जी के बारे में, डेल्टा क्यू, हीट, तो यार थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने हीट को इन डेप्थ सीखा था. बहुत डेप्थ में जाके मैंने तुमको थर्मल प्रॉपर्टी हीट के बारे में सिखाया, राइट. तो अभी तो ज्यादा डिटेल करने की, चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसी चैप्टर में डेल्टा क्यू का फॉर्मूला बोला था. डेल्टा क्यू इज व्हाट? NCP डेल्टा टी. NCP डेल्टा टी. तो ये तो भैया मत भूलना, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू NCP डेल्टा टी. ओके, फिर क्या? अच्छा, अब साइन कन्वेंशन देखो यार, साइन कन्वेंशन चेक करो. साइन कन्वेंशन के लिए देखो, हीट तो यार वेरी सिंपल. आइदर तुम सिर्फ गैस में, मान लो यहाँ पर एक सिस्टम है ना, यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम के अंदर गैस है, तो क्या आइदर जो है तुम इस सिस्टम को गैस दोगे या फिर सिस्टम जो है गैस रिलीज करेगा. बेसिकली यहाँ पर दो ही चीज हो सकता है, आइदर हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब या फिर हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. तो हीट एब्सॉर्ब जो कि होता है एंडोथर्मिक, राइट, और एक होता है हीट रिलीज्ड. हीट एब्सॉर्ब और हीट रिलीज्ड. ठीक है, कैसे? हीट एब्सॉर्ब जब होगा तब हम डेल्टा क्यू को पॉजिटिव ले लेंगे, और हीट जब रिलीज होगा डेल्टा क्यू को हम नेगेटिव ले लेंगे. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया. कौन एब्सॉर्ब, कौन रिलीज कर रहा है? This by gas. Heat absorbed by the gas or heat is released by the gas. Heat released by the gas. गैस बोलो, सिस्टम बोलो, एक ही बात है. कैसे याद करेंगे सभी? तो तुम्हारा भैया खड़ा है ना, कैसे याद करोगे? सुनो, अब तो ठंड चल रहा है, दिस इज विंटर ना. विंटर में क्या होता है? विंटर में जब हमें ठंड लगता है ना, ठंड लगता है, अगर कोई हमको हीटर दे दे या फिर टेम्परेचर राइज कर दे, बेसिकली तुमको हीट दे, तुम्हें क्या लगेगा? मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है, मस्त आ रहा है. बेसिकली तुम्हें पॉजिटिविटी फील हो रहा, पॉजिटिव लगोगे. इससे याद कर सकते हो क्या कि जब मेरा टेम्परेचर राइज होगा या फिर हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं हम, इसका मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा. तो टेम्परेचर राइज मतलब हीट इज एब्सॉर्ब, मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव. अब इमेजिन करो ठंड है और ऊपर से बोल रहा है कि भैया और मेरे को हीट एनर्जी दे दो अपने आप से, भैया मेरे को और हीट दो.
तुम तो हीट को चाहोगे, नहीं नहीं मत ले जाओ मेरे को तो ठंड लग रहा है, मत ले जाओ, तो पर वो तुमसे ले लेगा, हीट एनर्जी दे दोगे तुम। तो अगर दे दोगे इसका मतलब क्या, तुम्हें नेगेटिव लग रहा है कि अबे यार ठंड लग रहा है, तब डेल्टा क्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो तब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो आई होप तुमको समझ आ रहा है क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डेल्टा क्यू नेगेटिव। टेम्परेचर इंक्रीज मतलब एब्सॉर्ब, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब रिलीज्ड। सिंपल, इससे सिंपल में तुम्हें कौन ही क्या समझाएगा भाई। अच्छा, नंबर 2, फिर बात हो गया इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी मतलब यार डेल्टा यू, राइट। अब डेल्टा यू का कहानी बहुत सिंपल है यार, डेल्टा यू का कहानी बहुत सिंपल है। एक तो फॉर्मूला एक ही होता है, एन सीवी डेल्टा टी, सीवी इक्वल्स टू एफ आर बाई टू, तो एन एफ आर बाई टू डेल्टा टी। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो भाई। और अगर तुम गौर से देखो तो डेल्टा यू इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा यू क्या है, मेरा टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर तुम टेम्परेचर राइज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मतलब डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब डेल्टा यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा यू पॉजिटिव, मतलब वेरी ऑब्वियस है यार, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी दोगे मतलब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, बढ़ जाएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब डेल्टा यू भी क्या रहेगा मेरा, नेगेटिव। तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डेल्टा यू नेगेटिव, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा यू पॉजिटिव। तो हीट और डेल्टा यू का साइन कन्वेंशन समझ आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वर्क डन बाय गैस। पहले तो यार इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, डिराइव करेंगे यार, स्कूल के एग्जाम्स के लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम डेरिवेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स। और फिर इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीख पाएंगे यार, ठीक है। ओके, देखो, सो वर्क डन बाय गैस। तो मान लो क्या हो रहा है यहाँ पर, खेल ऐसा, चेक करो, यहाँ पर ऐसे गैस था, यहाँ पर एक चैम्बर था, यहाँ पर मान लो पिस्टन था, यहाँ पर याद करो मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था ये चीज, मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट पढ़ा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर पिस्टन था, राइट, यहाँ पर पिस्टन था, यहाँ पर चेम्बर था, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स थे। मैंने बोला कि भैया जब मैं यहाँ पर मान लो एक कंडक्टिंग वॉल है, राइट, यहाँ पर मान लो मैंने कंडक्टिंग वॉल रख दिया, तो कंडक्टिंग वॉल रखने से क्या होता है, कंडक्टिंग वॉल के रखने से जब मैं इधर से हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, ये मॉलिक्यूल और मूव करने लगा। अगर मॉलिक्यूल्स और मूव करेंगे तो इस पिस्टन में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये प्रेशर ज्यादा देंगे या फिर फोर्स ज्यादा देंगे, दिस पिस्टन विल स्टार्ट टू धीरे धीरे मूव। तो भैया फोर्स दिया और पिस्टन अपने जगह से डिस्प्लेस हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। कौन वर्क कर रहा है, ये फोर्स कौन दे रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। दिस इज व्हाट वर्क डन बाय गैसेस। सो वर्क डन बाय गैस इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यही चीज अगर मैं मैक्रो लेवल में ऐसे समझाऊं, चेक करो, दिस इज द पिस्टन and these are the gas molecules, ये लोग क्या दे रहे हैं, ये लोग इधर है प्रेशर, भैया प्रेशर लो, ये लो। अब मान लो this piston has an area of
क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब जब इन्होंने फोर्स दिया इट विल कवर सम डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट? मान लो dx डिस्टेंस। हम पहले छोटा डिस्प्लेसमेंट स्टडी करेंगे, फिर जनरलाइज कर देंगे भाई। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट dx चलाइए, ठीक है। फोर्स भी पहले हम छोटा ही लेंगे, तो F इक्वल्स टू, मतलब छोटा फोर्स देगा तो छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब और क्या, पहले तो यार गैस के मॉलिक्यूल्स क्या दे रहे हैं? प्रेशर दे रहे हैं, राइट, प्रेशर। ओके, सो प्रेशर by gas molecules is what? P, area of cross section A। तो यार फोर्स क्या होगा? फोर्स applied by gas will be what? हमें पता है कि pressure is equals to F upon A, तो F will be equals to pressure into area, so F will be equals to pressure into area, right? Force applied by gas will be pressure into area। ओके, फोर्स के देने से ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। तो अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क डन होगा, तो स्मॉल वर्क डन बाय गैस, दैट इज dW will be equals to force into displacement F dx। dW equals to F dx है ना, force into displacement। अब फोर्स के जगह क्या ले सकते हो? प्रेशर इनटू एरिया, तो फ्री A dx। अब dW कैन बी रिटन एज A dx। क्या लिख सकते हो तुम? अगर तुम क्लियरली ऑब्जर्व करो, दिस इज द व्हाट, पिस्टन का एरिया, दिस इज व्हाट, हाइट। अब भैया ये चीज क्या है भाई? ये चीज तो बेसिकली इसका वॉल्यूम हो गया ना, कितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया गैस ने, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम। और ऑफ कोर्स छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा वॉल्यूम होगा। हमें पता है क्या, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। एरिया क्या है? a, और हाइट क्या है? dx। सो dv विल बी इक्वल्स टू a dx, क्योंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा वॉल्यूम होगा, तो dw इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू a dv के जगह, a dx के जगह हम क्या लिख सकते हैं? dv। अब कर दे दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑफ dW इज व्हाट, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ pdv। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ pdv। अब यार इंटीग्रेशन की बात आ गया तो भाई लिमिट्स तो होना चाहिए, तो v1 से v2 चाहो तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो। This is a छोटा डेरिवेशन। सो हमें अभी समझ में आया कि वर्क डन इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ pdv, मतलब प्रेशर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, राइट। तो पहले तो यार डेरिवेशन देख लो, मैंने क्या किया, प्रेशर हीट दिया मैंने, तो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर देंगे, प्रेशर देगा मतलब क्या, पिस्टन हटेगा, मतलब dx डिस्टेंस हटेगा, तो फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, हटेगा मतलब स्मॉल वर्क डन F dx, बड़ा वर्क डन, इंटीग्रेट बोथ साइड, एरिया इनटू dx, तो मैंने वॉल्यूम बोल दिया, सो P dV। जहां पर भाई मैं लिख देता हूं, तुम लोगों के बारे में भरोसा तुम लोगों को है नहीं, P विल बी प्रेशर, V विल बी वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इंटीग्रेशन ऑफ P dV। मान लो एक छोटा सवाल जो कि मेंस वगैरह में पूछ लाता है कि मान लो मैंने बोल दिया कि प्रेशर इक्वल्स टू 3v + 2, फाइंड वर्क डन फ्रॉम v = 0 to v = 1। तो क्या करोगे तुम भाई? तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है कि भैया वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ p dv फ्रॉम v1 to v2। इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह क्या लिख दोगे? 3v + 2 dv। v1 क्या है? 0, v2 क्या है? 1, सो 0 से लेके 1, तो यार इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 3v dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dv, 0 से 1, 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3v² / 2, 0 से 1, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2v, 0 से 1।
ऐड कर दो यार, 3/2 माइनस 0 प्लस 2, तो 3/2 प्लस 2 इज व्हाट, 1.5 प्लस 2 इज व्हाट, 3.5, दैट इज 7/2। और जूल्स, वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल्स है ना, तो ऐसा ही यूनिट जूल्स है ना, 7/2 जूल। इस टाइप से बेसिक सवाल भी पूछ सकता है कभी बार, ठीक है। तो वर्क डन इज नॉट इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अभी तक खत्म नहीं हुआ मामला भाई, मैंने तो बस एक्सप्रेशन डिराइव किया ना, मैंने तो बस एक्सप्रेशन डिराइव किया दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। ओके। अच्छा एक बात तो यार, एक और चीज समझ आ रहा है क्या, अच्छा मैं थोड़ा बाद में ये चीज बोलूंगा, पहले तो यार कंप्रेशन और एक्सपांशन के बारे में देखते हैं। इस चीज को देखो एक बार, गौर से देखो इस फॉर्मूले को। अगर छोटा चेंज हो रहा है, लाइक इफ स्मॉल चेंज, जो कि यार केमिस्ट्री में तुम लोग सीखते हो जनरली, तो वर्क डन को क्या तुम लिख सकते हो, P डेल्टा V। अगर छोटा चेंज, स्मॉल चेंज, सॉरी माय बैड, छोटा चेंज में अगर बड़ा चेंज हो रहा है, इफ लार्ज चेंज, बिग चेंज, अगर बड़ा चेंज हो रहा है तो तुम वर्क डन को क्या लिख सकते हो, P डेल्टा V, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यू कैन राइट इट, राइट, तुम उसको लिख सकते हो यार, है ना, P डेल्टा V। ओके वेरी गुड। मान लो इफ नंबर 1, इफ डेल्टा V इज पॉजिटिव, डेल्टा V पॉजिटिव कब होगा, प्लीज चेक। डेल्टा V पॉजिटिव मतलब गैस जो है प्रेशर दे रहा है, प्रेशर देगा मतलब क्या, पिस्टन हटेगा, पिस्टन अगर हट रहा है मतलब वॉल्यूम इज व्हाट, इंक्रीजिंग, वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, ये सब मॉलिक्यूल्स प्रेशर दे रहे हैं मतलब क्या, वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कब, जब प्रेशर इज अप्लाइड बाय द गैस, प्रेशर इज अप्लाइड बाय द गैस, है ना। तो जब प्रेशर गैस दे रहा है, या फिर जब वर्क डन मतलब प्रेशर दे रहा है मतलब क्या, वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है, गैस कर रहा है, तो व्हेन डेल्टा V इज पॉजिटिव कब होता है, व्हेन वर्क is done by the gas। तो जब गैस वर्क डन करता है, डेल्टा V पॉजिटिव है, डेल्टा V पॉजिटिव का मतलब बेसिकली एक्सपांशन हो रहा है ना, सो एक्सपांशन के केस में डेल्टा V पॉजिटिव, चेक करो डेल्टा V पॉजिटिव तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन कब होता है, जब डेल्टा V पॉजिटिव होता है। मान लो इफ डेल्टा V इक्वल्स टू नेगेटिव मतलब कंप्रेशन, तो यार कंप्रेशन का केस कब बनता है भैया, कंप्रेशन तब बनता है जब मान लो बाहर से किसी ने प्रेशर दिया गैस में वर्क डन हो रहा है, अगर गैस में वर्क डन हो रहा है तो पिस्टन इधर आ जाएगा और ज्यादा इधर आ जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम में घट रहा है, कब हो रहा है, जब वर्क इज डन ऑन द गैस, क्या, वर्क इज डन ऑन द गैस, तो जब when work is done on the gas, तब वर्क डन क्या है मेरा, नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव क्यों, क्योंकि डेल्टा V नेगेटिव तो वर्क डन भी नेगेटिव, तो वर्क डन ऑन द गैस मतलब वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन बाय द गैस मतलब वर्क डन पॉजिटिव। एकदम सिंपल बात भाई, मैंने एकदम डिटेल में इसको चर्चा कर दिया भाई। अब लास्ट में एक बात देख लो यार, वर्क डन अभी हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ P dV है। अब इंटीग्रेशन ऑफ P dV मतलब हमने एक चीज सीखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब क्या है, एरिया अंडर y x कर्व, है ना। हाँ मैंने बहुत बार बोला है, इंटीग्रेशन रेफर्स टू एरिया, डिफरेंशिएशन रेफर्स टू स्लोप। तो भाई वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ P dV
वॉल्यूम V1 से V2। इस चीज का मतलब क्या है? दिस मीन्स एरिया अंडर पीवी ग्राफ मेरे को क्या दे देगा? मेरे को दे देगा वर्क डन। एरिया अंडर पीवी कर्व विल गिव मी वर्क डन। ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा वॉल्यूम है, दिस इज माय कर्व। अगर मैं इस कर्व के एरिया को कैलकुलेट कर दूं, मैंने इस कर्व का एरिया को कैलकुलेट कर दिया, देन इट विल बी माय वर्क डन। तो आई होप, मतलब अगर तुमको किसी को ये चीज अगर याद नहीं आ रहा हो, मैं बस लास्ट एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि याद करो वो दिन जब मैंने काइनेमैटिक्स में सिखाया था कि v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। ये तो सबको आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी। है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। dx को सेपरेट कर दे, v dt इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, दिस इज x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यहां से हमने एक चीज क्या बोला था कि इंटीग्रेशन या फिर एरिया या फिर क्या बोलेंगे, एरिया अंडर VT। मतलब कोई VT ग्राफ होता था, मैं अगर उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेता था, मुझे क्या मिल जाता था? डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली भैया मुझे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ गिवन रहेगा, मैं एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, मुझे क्या मिलेगा? वर्क डन, राइट। और उसी ग्राफ में अगर मेरा वॉल्यूम, अगर मैंने ऐसे एरो रख दिया, मतलब क्या? वॉल्यूम क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब वर्क इज पॉजिटिव। इसी ग्राफ में अगर मैंने एरो ऐसे कर दिया, मतलब क्या? वॉल्यूम धीरे धीरे घट रहा है, मतलब वर्क डन नेगेटिव। क्लियर है? हम अगले दिन बहुत सारे ग्राफ स्टडी करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, व्लॉट खत्म करेंगे, फिर चार पांच बेसिक सवाल करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में अंडर कर लेंगे। और हाँ, अगले दिन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है तो शायद आइसोथर्मल, बाकी सब प्रोसेसिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे। 2-3 प्रोसेस तो नेक्स्ट डे हो जाना चाहिए, राइट। 3 ही लेक्चर लगेंगे और इस चैप्टर को खत्म करने में। छोटा चैप्टर है यार, अच्छे से मजे प्रैक्टिस बहुत करेंगे इन चैप्टर्स में। एक चीज तुमने देखा है कि भले ही आसान हो, लेकिन वी हैव टू प्रैक्टिस लॉट, राइट। सो प्रैक्टिस हम करेंगे इस चैप्टर में, डोंट वरी। बाकी अपने आप से ही प्रैक्टिस करो। केटीजी की डीपीपी मैंने दे दी फुल, थर्मो की डीपीपी बन रही है, 2 दिनों में मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा हार्ड मटेरियल। तो यहाँ तक इतना ही काफी है आज। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।